In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, dear students, this is HR, an MBBS student from King Edward Medical University and your biology teacher. उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा और आप रोज़े वगैरह रख रहे होंगे। अपने रोज़ों में मुझे भी याद रखिएगा, जब भी आप दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें और अपने टीचर्स के लिए भी दुआ करें। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक है या फिर शायद मोस्ट फियर्ड भी कह सकते हैं। इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ये उन टॉपिक्स का नाम है कि जिनको अक्सर बच्चे जिनका नाम सुन के डर जाते हैं। बच्चों को समझ नहीं आती कि इनमें हमने करना क्या है, एक्चुअली में हम पढ़ेंगे क्या या इसको कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम आज बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, ये लेक्चर अटेंड करने के बाद इंशाल्लाह आपको जितने भी सवालात हैं लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से वो क्लियर होने जा रहे हैं। आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो आपने घबराना नहीं है, आपने बस अपना फोकस रखना है और आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात मुझे देने हैं ताकि हम पढ़ सकें कि लिम्फेटिक सिस्टम है क्या। ठीक है, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने चैनल की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक वहाँ पे ड्रॉप किया है। तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें ताकि आपको जो भी अपडेट है वो सबसे पहले मिले। इस तरह से इंस्टाग्राम का चैनल भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको सबसे पहले मिलें। सो हम स्टार्ट करते हैं। याद रखें कि जो मुस्लिम्स होते हैं ना, उनका एक अकीदा होता है। अकीदा मीन्स कि उनका एक बिलीफ होता है। वो बिलीफ क्या चीज़ होती है कि वो मिट्टी से बने हैं। ठीक है, और उनका ये अकीदा भी है कि उन्होंने दोबारा से मिट्टी बनना होता है, यानी कि वो पैदा भी मिट्टी से हुए हैं और डेथ के बाद उन्होंने मिट्टी में ही जाके मिल जाना है। अब ये बात मैंने क्यों की है, ये आपको मैं लेक्चर के एंड पे समझाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम, ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस शो किए होंगे जो कि आपने इस लेक्चर के एंड पे अपने आप से पूछने हैं। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज सिस्टर्ना काइलाई। सिस्टर्ना काइलाई क्या चीज है। व्हाट इज ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ब्रेकियोसेफेलिक वेन क्या चीज होती है। विदाउट लिम्फेटिक सिस्टम वी में डाई विद इन, कितने वक्त में डेथ हो जाएगी लिम्फेटिक सिस्टम के बगैर। बिटवीन विच टू सिस्टम्स इट इज अ कनेक्शन, कौन से दो सिस्टम्स के दरमियान जो कि ह्यूमन में पाए जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम एक कनेक्शन बनाता है। तो इसमें जो आखिरी सवाल है उसका तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम के बगैर इंसान की डेथ 24 घंटों में हो जाएगी, विद इन 24 आवर्स। एक दिन के अंदर अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के बगैर इंसान की डेथ हो जाएगी। और यही चीज इसकी इंपॉर्टेंस को बताती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कौन से दो सिस्टम्स हैं कि जिनके दरमियान ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ऑफ ट्रूथ बनाते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, फिर हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और फिर हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम। तो ये तीन सिस्टम्स जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो सीवीएस से भी रिलेट करता है और इम्यून सिस्टम से भी रिलेट करता है। ठीक है, इन दोनों सिस्टम से रिलेट करता है। लिहाजा हम चलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जिसका नाम क्या है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने कौन सा पढ़ा है। आप लोगों ने प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ लिया होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के हवाले से। आपको पता है सीवीएस है। सीवीएस में आपने पढ़ा होगा कि एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको हम हार्ट कहते हैं।
फिर हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, और हमारे पास उन ब्लड वेसल्स में फ्लो करने वाला ब्लड होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के क्या यूजेस हैं, क्या फंक्शंस हैं, कि ये हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन का ख्याल रखता है। और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन अभी के लिए हम बस ये याद रख लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो बॉडी की न्यूट्रिशन का ख्याल रखता है। बॉडी को जो कुछ भी चाहिए वो चीज प्रोवाइड करनी है, और बॉडी को जो चीज जिससे छुटकारा चाहिए उसको छुटकारा उससे हासिल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका सीवीएस हो गया। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ उसकी हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन ये होता क्या है? द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ द मटीरियल्स फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू द ब्लड। ठीक है, कि बॉडी के टिश्यू से कोई भी मटेरियल है उसको ब्लड में रिटर्न करना। अब याद रखें यहाँ पे वर्ड मैंने रिटर्न कहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो चीज कहां से आई होगी, वो चीज ब्लड से ही आई होगी। तो ब्लड से एक चीज आई और उसको ब्लड में ही दोबारा से भेज दिया। ये काम है बेसिकली किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का। और यहाँ पे आप चूंकि देख भी रहे होंगे सबसे पहले कि लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स लिम्फ, इसमें लिम्फ होता है, लिम्फोसाइट्स सेल्स होते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड वेसल्स, इनको भी हम देख लेते हैं। लिम्फ नोड्स होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, एडिनॉइड्स होते हैं, स्प्लीन होते हैं, सिस्टर्ना काइलाई, बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड, इतनी सारी चीजें हैं। जब इतनी सारी चीजें हैं तो इनको याद रखना मुश्किल होगा, लिहाजा हम क्या करते हैं, हम इनको कैटेगराइज कर देते हैं, हम इनकी कैटेगरी बना देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर, इसमें मैंने शो किया होगा कि आपके पास तीन चीजें हैं। एक तो फ्लूइड है, एक तो वो नालियां हैं, वो चैनल्स हैं कि जिन नालियों में, जिन चैनल्स में वो फ्लूइड रन करता है। और फिर साथ ही साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी हैं, कि कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो नहीं है जो कि इन चैनल्स के रस्तों में आते हैं, जो कि इस फ्लूइड के बहाव में हेल्प करते हैं, या इस फ्लूइड के अंदर कोई भी अगर चीज है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जिस तरह से हमने बात की सीवीएस के केस में कि वो फ्लूइड कौन सा होगा, वो फ्लूइड ब्लड होगा, वो चैनल्स क्या होंगे, वो चैनल्स ब्लड वेसल्स होंगी, और वो पंपिंग ऑर्गन जो प्रेजेंट है वो हार्ट होगा। लेकिन याद रखें यहाँ पे देयर इज नो पंपिंग ऑर्गन, तो यहाँ पे बेसिकली लिम्फॉइड मासेस होंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ गया कि सीवीएस और लिम्फेटिक सिस्टम के दरमियान एक मेजर डिफरेंस ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम में पंप नहीं होता जबकि सीवीएस में पंप होता है। अब फ्लूइड कौन सा है? फ्लूइड आपके पास ऑब्वियसली लिम्फ होगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज और वेसल्स ये मिलके क्या बनाएंगी? ये चैनल्स बनाएंगी। और लिम्फ मासेस क्या होंगे? लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, एडिनॉइड, स्प्लीन, सिस्टर्ना काइलाई, बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, तो अगर हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है तीन बेसिक कंपोनेंट्स में, तो अब हमें ये याद रहेगा। चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे इन साहब को देखिए, ये कौन है? इनका नाम है ओलस रेडबर्ग। ठीक है, in 1652 the lymphatic ducts in the liver were first described by a Swedish scientist Olus Redberg। अब यहाँ पे आपने जो चीज याद रखनी है एमसीक्यू के हवाले से, कि सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम किस ऑर्गन में डिस्कवर किया गया? तो किस ऑर्गन में डिस्कवर किया गया? लिवर के अंदर। और किसने किया? वो डिस्कवर्ड इट। तो आपने आंसर देना है ओलस रेडबर्ग ने। देन हम बात करते हैं कि इसके एक साल बाद, ओलस रेडबर्ग के लिम्फेटिक चैनल्स को डिस्कवर करने के एक साल के बाद, थॉमस बार्थोलिन के नाम से एक बंदा था, उसने लिम्फेटिक सिस्टम को पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, होल बॉडी में डिस्कवर किया, उसको फाइंड किया, एंड ही गेव इट द नेम ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की, तो उसका नॉमेनक्लेचर, उसका जो नाम है वो प्रपोज किसने किया? वो प्रपोज किया थॉमस बार्थोलिन ने। ठीक है, सबसे पहले देखी किसने? फिर आप कहेंगे ओलस रेडबर्ग, लेकिन नेमिंग किसने की? वो होगा थॉमस बार्थोलिन। अगर हम लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ
के हवाले से डिस्कशन करने से पहले, इससे पहले कि हम आगे मजीद बढ़ें और हम लिम्फ के ऊपर कोई भी तज़किरा करें, हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, थ्योरी की बातें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये एक ब्लड वेसल है। ठीक है, और ये उसके दो किनारे हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से बना देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। ओके जी, तो आप चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है आर्टीरियल एंड, ये है वीनस एंड। ठीक है, आर्टीरियल एंड से ब्लड आएगा, ये दरमियान में इंटरवीनिंग कैपिलरीज हैं, और वीनस एंड से वो ब्लड निकल जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल के बाहर सेल्स पड़े होंगे। ठीक है, ये सारे सेल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। इन सेल्स के दरमियान में ये जो खाली जगह है जिसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये जो खाली जगह है जो कि इन सेल्स के दरमियान है, इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? इस खाली जगह को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और ये लॉजिक क्यों बनाती है? क्योंकि आपको पता है सेल के बाहर है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है, हमने इसको नाम दे दिया। इसी तरह से हम इसको इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं, इसको हम इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, स्पेस भी कहते हैं। इसमें बेसिकली फ्लूइड होता है, तो लिहाजा इसको हम इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, या टिश्यू स्पेस भी कहते हैं जिसमें ये फ्लूइड होता है। ठीक है, अब याद रखें कि आपके पास ये फ्लूइड आता कहाँ से है? ये फ्लूइड बेसिकली आता है कैपिलरीज के लेवल पे। मेरा आपसे ये सवाल है कि सिर्फ कैपिलरीज के लेवल पे ही क्यों आता है? आर्टरी के लेवल पे क्यों नहीं आता? वेन्स के लेवल पे क्यों नहीं आता? वहां से ब्लड बाहर निकल के इन स्पेसेस में क्यों नहीं आता? तो उसका आंसर ये है कि आपको पता है कि आर्टरी और वेन ये थिकर होती हैं, इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं। अब याद रखें कि जो कैपिलरीज हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। और ट्यूनिका इंटीमा में कौन से सेल्स होते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। यानी अगर मैं उनकी शेप बनाना चाहूं तो इस तरह से फ्लैट सेल्स होंगे और उनके फ्लैट न्यूक्लियस होंगे। तो ये बेसिकली लाइनिंग होती है किसकी? कैपिलरी की। अगर हम इसको पूरी तरह से इस डायग्राम को बनाएं तो ये मैंने आपको एक छोटी सी कैपिलरी शो कर दी है। ठीक है, जिसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, अब याद रखें कि जो ट्यूनिका इंटीमा है, चूंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल है, सिंगल लेयर ऑफ सेल होने की वजह से यहाँ पे फ्लूइड का एक्सचेंज पॉसिबल है, और वो एक्सचेंज बाय डायरेक्शनल होता है। यानी फ्लूइड यहाँ पे एंटर भी कर सकता है इस कैपिलरी में, और इस कैपिलरी से बाहर भी निकल सकता है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं आर्टरी की और वेन की, तो उसके केस में ये क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके केस में थिकनेस ज्यादा आ जाती है, टूनिका एक्सटर्ना भी आ जाती है, टूनिका मीडिया आ जाती है। अब याद रखें कि ये फ्लूइड जो है ये आता क्यों है? हमने ये बात तो कर दी कि यहाँ पे कैपिलरीज हैं वो थिन है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो इसको पुश करती है? तो अगर आप ने हार्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हार्ट एक फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि हार्ट ने ब्लड के ऊपर एक फोर्स लगानी है, और उस फोर्स के नतीजे में एक प्रेशर जनरेट होना है, उस प्रेशर ने पुश करना है उस फ्लूइड को बाहर। कहाँ पे? टिश्यू के अंदर। अब यहाँ पे ये सारा फ्लूइड आएगा। याद रखें कि इसमें से जो 85% फ्लूइड होता है, आपकी सिंध टेक्स्ट बुक लिखती है कि जो 85% फ्लूइड होता है वो वापस चला जाता है। यहाँ पे फ्लूइड आएगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि ये फ्लूइड जो है ये वापस चला जाएगा। लेकिन 15% फ्लूइड जो होगा वो यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लड है, ब्लड कितना उसका वॉल्यूम होता है, कितनी कितनी उसकी अमाउंट होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ब्लड जो है लो जी 5 लीटर होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तो वो तकरीबन 11 लीटर होता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होने लग गया, ठीक है, 85% फ्लूइड आया एक दिन के अंदर, वो रीएब्सॉर्ब हो गया, 15% फ्लूइड यहाँ पे जमा होने लग गया, तो हर दिन के हवाले से 15% फ्लूइड अपना अपना वो यहाँ पे जमा होता जाएगा, जिसको आपकी बुक ने बेसिकली लिखा है कि अगर हम बात करें रोजाना की बुनियाद पे तो 30 लीटर फ्लूइड होता है जो कि बाहर लीक होके आता है। उसमें से 27 लीटर्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि रफली 90% बनता है, वो वापस रीएब्सॉर्ब हो जाता है। जबकि जो 3 लीटर्स होते हैं, ठीक है, वो 3 लीटर्स इसी फ्लूइड में, इसी स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में रह जाता है। अब इसका क्या करेंगे? ये अगर इकट्ठा होता जाएगा तो क्या होगा? सोजिश हो जाएगी। जहां जहां पे भी ये फ्लूइड इकट्ठा होता जाएगा, अगर इसको ना निकाला गया तो वहां पे क्या होगा? वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, जिसको हम एडीमा कहते हैं।
ठीक है। लिहाजा इसके सोल्यूशन के लिए आपको अल्लाह पाक ने क्या दिया, अल्लाह पाक ने आपको दे दिया लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक वेजल्स को यहाँ पे मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इन सेल्स के दरमियान ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है जो कि मिल के एक बड़ा चैनल बना रही हैं, एक बड़ी यू कैन से एक वेसल बना रही हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करेंगी, इस फ्लूइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है ना, ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी। और ये जो बड़ी लिम्फेटिक वेसल है ये इस फ्लूइड को रिटर्न कर देगी दोबारा ब्लड को। यानी ये जो फ्लूइड है, ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड है, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इनका आखिरी ठिकाना क्या होगा, इनका आखिरी ठिकाना भी ब्लड ही होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ब्लड से एक चीज आई, आपने उसको ब्लड को ही रिटर्न कर दिया, आपने ड्रेनेज सिस्टम का काम किया, आपने सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम किया, आपका नाम हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, इट इज ऑल्सो नाउन एज इंटरसेलुलर फ्लूइड, it is also known as the tissue fluid, it is also known as the extracellular fluid, इसको टिश्यू जेल भी कहते हैं, ठीक है। अबाउट 1/6 ऑफ द बॉडी का 1/6 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे बेस करता है, वो स्पेसिस पे बेस करता है, खाली जगह पे बेस करता है, किन के दरमियान, सेल्स के दरमियान। और इन सेल्स के दरमियान जो स्पेस है यहाँ पे फ्लूइड होगा क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है, which collectively are called as the interstitium, ठीक है ना, इसको हम interstitium कहते हैं। the fluid in these spaces is called as the interstitial fluid, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर हाइड की हुई है, इस पिक्चर में क्या है आइए देखते हैं। चले यहाँ पे अब हम बात करते हैं, ये आपके पास आर्टीरियल एंड है, ये दूसरा वीनस एंड है, ठीक है। ब्लड एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से लीव कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये कंपोनेंट है आरबीसी, ठीक है, और ये दूसरी जगह पे ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन और सब्सटेंसेस, फूड सब्सटेंसेस, सॉल्यूट्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, ये चीजें निकलेंगी। ये निकल के कहाँ आ जाएंगी, इस खाली जगह में आ जाएंगी, ये जो मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ। इस खाली जगह को हमने क्या नाम दिया है, इंटरसेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, टिश्यू स्पेस, ठीक है, इंटरस्टिशियम कहते हैं इसको। यहाँ पे फ्लूइड आ गया, ठीक है। ये फ्लूइड अल्टीमेटली किसने पिक किया, सेल ने अपनी जरूरत की चीजें ली और वेस्ट मटेरियल को दोबारा इस टिश्यू फ्लूइड में फेंक दिया। इस टिश्यू फ्लूइड से जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड को मिल गया और वेस्ट मटेरियल अल्टीमेटली फिर आगे की तरफ चला गया, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा मैकेनिज्म होता है कि किस तरह से टिश्यू फ्लूइड बनता है और किस तरह से बेसिकली सेल्स की और ब्लड की कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो टिश्यू फ्लूइड बेसिकली फुफ्फो है, ये वो फुफ्फो है जो कि सेल और ब्लड के दरमियान में कम्युनिकेशन करती है। यहाँ पे जो होशियार बच्चे हैं ना, वो एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि आपने देखा है कि यहाँ पे उसने जो आरबीसी है उसको ब्लड वेसल के अंदर ही शो किया हुआ है, लेकिन डब्ल्यूबीसी को उसने बाहर की तरफ भी शो किया है। आरबीसी सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल में है और डब्ल्यूबीसी बाहर भी है। तो डब्ल्यूबीसी जो है इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, इसके पास एक एबिलिटी होती है कि ये ब्लड वेसल से बाहर आ सकता है। यानी जो ब्लड वेसल्स के सेल्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, सिंगल सेल की लाइनिंग है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बेसिकली ये व्हाइट ब्लड सेल है, ये सेल के दरमियान वाली खाली जगह से स्क्वीज करके टिश्यू फ्लूइड में आ गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायापेडेसिस। आप जब एमबीबीएस में जाएंगे इंशाल्लाह तो आप पढ़ेंगे, डायापेडेसिस कहते हैं इसको। और डायापेटिसिस जो है ये डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होता है, आरबीसी जो है वो डायापेटिसिस नहीं कर सकते, लिहाजा आरबीसी जो है वो ब्लड वेसल के अंदर ही रहते हैं, उनका लार्ज साइज होता है, ठीक है ना। और उनके पास कुछ प्रोटीन्स भी नहीं होती, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग बात है, वो आप इंशाल्लाह आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। डब्ल्यूबीसी के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होती हैं जो प्रोटीन्स यूज करके वो डायबिटीज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक अलहदा चीज थी। इससे हम क्या अपने लिए नतीजा निकाल सकते हैं, कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि टिश्यू फ्लूइड में आपको आरबीसीज नहीं मिलेंगे। तो टिश्यू फ्लूइड विल नॉट कंटेन आरबीसीज, ठीक है ना। टिश्यू फ्लूइड विल कंटेन ओनली डब्ल्यूबीसीज, तो इसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसीज होंगे, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज डिराइव्ड बाय फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के लिए फिल्ट्रेशन प्रेशर चाहिए, और फिल्ट्रेशन प्रेशर कौन प्रोवाइड करता है, ब्लड प्रेशर। एंड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए फ्रॉम द कैपिलरीज, कैपिलरीज के जरिए। एंड ये कितना इसका वॉल्यूम होता है, अप्रोक्सीमेटली 11 लीटर, ठीक है। तो टिश्यू फ्लूइड जो है 11 लीटर इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सियानी बिल्ली की। लो जी, यहाँ पे सियानी बिल्ली जो है इसको मैंने ऐड किया था। सियानी बिल्ली आपको क्या कहना चाह रही है, अप्रोक्सीमेटली 30 लीटर ऑफ फ्लूइड पास फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस ईच डे। हर दिन जो है
30 लीटर फ्लूइड जो होता है वो कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, और ओनली 27 लीटर जो है वो वापस ब्लड में जाता है, बाकी का जो 3 लीटर है वो इसी स्पेस में रहता है। अब इसको क्लियर करने का काम किसका है? लिम्फेटिक सिस्टम का। ठीक है, बात करते हैं टिश्यू फ्लूइड की कंपोजिशन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंटेन्स ऑलमोस्ट द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एज द प्लाज्मा, कि आपके पास जो प्लाज्मा की कंपोजिशन है वही कंपोजिशन जो है वो टिश्यू फ्लूइड की होगी। ठीक है ना, प्लाज्मा में आपने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा जो है वो 90% वाटर होता है। ठीक है, और बाकी 10% इसमें सॉल्यूट्स वगैरह होते हैं, जिसमें गैसेस आ जाती हैं, जिसमें वेस्ट आ जाती हैं, जिसमें हॉर्मोन्स आ जाते हैं, जिसमें और भी बहुत सी चीजें आती हैं, ग्लूकोज आता है, अमीनो एसिड आता है। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि ये प्लाज्मा की कंपोजिशन है। टिश्यू फ्लूइड की कंपोजिशन प्लाज्मा के बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट फॉर दैट थिंग कि आरबीसीज नहीं होंगे, टिश्यू फ्लूइड में प्लेटलेट्स नहीं होंगे, और इसमें स्मॉल साइज प्रोटीन्स होंगी, वो भी बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोटीन्स होंगी, और वो छोटे साइज की प्रोटीन्स होंगी। क्यों बड़े साइज की प्रोटीन्स नहीं गुजर सकती? लॉजिकल सी बात है कि इंटरसेलुलर स्पेस जो होगी, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं आपके ब्लड वेसल के अंदर, उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती कि वो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स को और बड़े बड़े सेल्स को, आरबीसीज को अलाउ कर सके कि वो मूव कर सके। जो डब्ल्यूबीसीज है ना, उनका साइज चाहे भी अगर बड़ा भी हो ना, तो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे हमने अभी बात की थी, उनके पास कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डायापेटिसिस कर सकते हैं। ठीक है ना, because proteins do not pass outward through the walls of the capillaries with ease। प्रोटीन्स आसानी से कैपिलरीज की वॉल से गुजर नहीं सकती। यहाँ पे क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है, दैट इज व्हाई टिश्यू फ्लूइड इज जेल लाइक। टिश्यू फ्लूइड जो है वो जेल लाइक क्यों होता है? अभी हमने बात की थी कि टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू जेल की बात की थी, व्हाई इट इज कॉल्ड एज जेल, आखिर क्यों, बट व्हाई। याद रखें कि आपके पास ये एक ब्लड वेसल है और ये बाहर सेल पड़े हुए हैं। ठीक है, इन सेल के दरमियान इंटरसेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, अब याद रखिए कि इस इंटरसेलुलर स्पेस में सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड नहीं होता, कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन स्पेशल मॉलिक्यूल्स का क्या नाम होता है? उनको हम कहते हैं प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स। ठीक है, प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स। ये जो प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स होते हैं ना, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है ना, जब इनके साथ ये फ्लूइड मिक्सअप होता है, ठीक है, इन प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स के साथ, तो एक जेल सी बन जाती है। ठीक है, अगर आपने कभी जेली बनने का प्रोसेस देखा हो, तो जब आप बाहर से कोई भी जेली वगैरह लेके आते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में होती है। उसको जब आप मिक्स करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, और उसका मिक्सचर बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये किस तरह से जेली बनती है। तो बेसिकली इसी तरह से होता है, प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स वो पाउडर है, और आप उसमें जो वाटर ऐड करेंगे ना, तो वो फिर जेली बन जाएगी, इसलिए हम इसको टिश्यू जेल कहते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो टिश्यू जेल, बेसिकली जेल की तरह होती है, टिश्यू जेल की। फंक्शन इसका क्या है? इट अलाउज द रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल। बॉडी सेल और ब्लड के दरमियान फुफ्फो का काम करता है कौन? टिश्यू फ्लूइड। देयर एग्जिस्ट अ बाई डायरेक्शनल फ्लो। ठीक है ना, तो वो एक कोड था, कि वो एक मीम है बेसिकली, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है ना, एक आपने इस तरह से वीडियो देखी हो, तो उसमें कहता है मोहब्बत दो जगह से होती है, मोहब्बत टू वे होती है। आप मोहब्बत मुझे दें, मैं आपको मोहब्बत देता हूँ। तो बेसिकली ये बाई डायरेक्शनल फ्लो है, कुछ चीजें सेल की तरफ आ रही हैं, तो कुछ चीजें सेल की तरफ से जा रही हैं। तो सेल की तरफ से जो चीज जाएगी वो वेस्ट होगी। ठीक है ना, डिफ्यूजन थ्रू द जेल occurs about 95 to 99% as rapidly as it does through the fluid। फ्री फ्लूइड होगा तो आपके पास 100% आसानी के साथ वो चीजें मूव कर जाएंगी। अब यहाँ पे अगर दूसरा फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, जेल है, ठीक है ना, तो नियरली उसी तरह से उतनी ही अमाउंट में, उससे कम बेसिकली, उसके उससे कम रेट पे नो डाउट, लेकिन नियरली 95 to 99% ऑफ दैट परसेंटेज बेसिकली स्पीड के साथ ये सारा एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपने देख ली। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल रखा है, बड़ा ही मजे का टेबल रखा है। ठीक है ना, और टेबल क्या आपको बताता है? इट टेल्स अबाउट द कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन द ब्लड, ब्लड के दरमियान, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान और लिम्फ के दरमियान क्या फर्क है, क्या कॉमन चीजें हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उनको हम देखने जा रहे हैं। अच्छा जी, इस टेबल को करने से पहले आप लोग डेफिनेटली ये चीज सोच रहे होंगे कि सर ने अभी लिम्फ हमें पढ़ाया नहीं प्रॉपरली। ठीक है ना, तो हम कैसे लिम्फ का आंसर दे सकते हैं? ठीक है ना, इस टेबल को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं? ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं लिम्फ की, कि जिस तरह से मैंने बताया कि एक ब्लड वेसल है। ठीक है, ये बाहर पड़े हुए हैं सेल्स। ठीक है, सेल्स के दरमियान में ये पड़ा हुआ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी। ठीक है ना, ये मैंने व्हाइट कलर में लिम्फेटिक कैपिलरीज शो कर दी हैं।
याद रखें कि ये जो ब्लड प्लाज्मा लीक होके बाहर आ रहा है, ये जब बाहर आ जाता है इस स्पेस के अंदर, तो इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या होगी? सारा कुछ वही कुछ होगा सिवाय आरबीसीज के, सिवाय प्लेटलेट्स के, सिवाय लार्ज साइज प्रोटीन्स के। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो होंगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं होंगी। ठीक है ना? यही फ्लूइड जब पिकअप कर लेना है, किसने? लिम्फेटिक कैपिलरीज ने। मेरी बात फिर से सुने, यही फ्लूइड जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़ा हुआ है, इसको जब पिक कर लेना है लिम्फेटिक कैपिलरीज ने, इसी फ्लूइड को हमने कह देना है लिम्फ। यही फ्लूइड जब लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएगा तो इसको हम लिम्फ कह देते हैं। ठीक है, लिम्फ कुछ भी नहीं है, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड की एक बहन है। ठीक है ना? बहन भी नहीं कह सकते, बेसिकली उसकी एक डिफरेंट शक्ल है। ठीक है, डिफरेंट एक फॉर्म है। अगर तो आपके पास टिश्यू फ्लूइड जो है वो पड़ा हुआ है टिश्यू स्पेस में, तो वो टिश्यू फ्लूइड है। अगर वो चला गया लिम्फेटिक कैपिलरी में तो उसको हम लिम्फ कह देते हैं। ठीक है ना? तो चलते हैं। सबसे पहले ब्लड का क्या फंक्शन होगा? लोकेशन, बल्कि लोकेशन होगी इनसाइड द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड की लोकेशन होगी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की स्पेस, उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी? वो इंटरस्टिशियल स्पेस में होगी। लिम्फ कहाँ पे होगा? लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम में होगा, जिसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज आ जाएंगी। ठीक है, लिम्फ नोड भी आ सकते हैं और लिम्फ मासेस भी आ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि डिफरेंट यू कैन से ऑर्गन्स होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है ब्लड का? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, वेस्ट को रिमूव करना। ठीक है ना? ये हमारे पास मेन फंक्शन है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करते हैं तो इसका क्या काम है? बेसिकली ये एक मीडियम है सेल्स और ब्लड के दरमियान, एक पुप्पो है जो कि दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करती है। जबकि लिम्फ का क्या काम होता है? एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव करना। ठीक है, एक्सेसिव फ्लूइड जो भी इकट्ठा हो गया वो उसका रिमूव होना, ये लिम्फ का काम होता है। लिम्फ का काम डिफेंस के अंदर भी होता है, जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ने जा रहे हैं। ओरिजिन, ओरिजिन क्या है? ब्लड कहाँ से आता है? ब्लड का ओरिजिन है बोन मैरो। आपने पढ़ा होगा कि बोन मैरो के अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं। ठीक है ना? वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ब्लड सेल्स को जन्म देते हैं। ठीक है ना? ब्लड प्लाज्मा कहाँ से आता है? ब्लड प्लाज्मा बेसिकली उसकी कुछ कंट्रीब्यूशन जो होती है वो आपके फूड से आती है, कुछ कंट्रीब्यूशन आपके लिवर से आती है। वो एक बात की बात है, वो ब्लड वाले चैप्टर की बात है, आपने ब्लड वाले चैप्टर में इसको पढ़ लिया होगा। ठीक है ना? तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इसका ओरिजिन क्या होगा? इसका ओरिजिन होगा ब्लड। अगर हम बात करते हैं लिम्फ की, तो लिम्फ का ओरिजिन क्या है? लिम्फ का ओरिजिन है टिश्यू फ्लूइड यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इतनी सी बात समझ आती है। अपीयरेंस की बात करते हैं। आपको पता है कि ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं, और आरबीसीज के अंदर क्या होता है? आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से जो कलर आएगा ब्लड को, वो रेड कलर आएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इसके अंदर कोई भी ऐसा पिगमेंट नहीं होता। आरबीसीज भी चूंकि ब्लड वेसल में ही रहते हैं, बाहर नहीं आते, तो ये कलरलेस होगा। ठीक है, लिम्फ जो है इसका कलर भी नहीं होता, इट इज बेसिकली कलरलेस। इसको भी हम कहते हैं कि ये कलरलेस है। लेकिन इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मिल्की अपीयरेंस। ठीक है, और उसकी रीजन ये है कि लिम्फ के अंदर फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो फैट यहाँ पे ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी मिल्की अपीयरेंस होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमने लोकेशन की, हमने फंक्शन किया, हमने ओरिजिन किया, हमने अपीयरेंस की। अब हम बात करते हैं कि आरबीसीज किसमें होंगे और आरबीसीज किसमें नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्लड की। तो क्या ब्लड में आरबीसीज होंगे? आंसर है यस। अगर हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आरबीसीज की, तो आरबीसीज यहाँ पे होंगे? आंसर है नहीं। क्या लिम्फ के अंदर आरबीसीज होंगे? तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अगर उसमें आरबीसी नहीं है तो लिम्फ में कहाँ से आएंगे, क्योंकि लिम्फ भी तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बनता है। डब्ल्यूबीसीज की बात करते हैं तो ब्लड में डब्ल्यूबीसीज होंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अभी ऊपर हमने डायबिटीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि डब्ल्यूबीसीज यहाँ पे होंगे, लेकिन थोड़े होंगे, फ्यू होंगे। ठीक है, लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसीज होंगे कि नहीं होंगे? आंसर है यस। क्योंकि ये टिश्यू फ्लूइड से बनता है तो इसके अंदर भी डब्ल्यूबीसीज होंगे। और याद रखें कि इनफैक्ट इसमें बहुत 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 ज्यादा डब्ल्यूबीसीज होंगे। ठीक है ना? वो कैसे होता है कि जो डब्ल्यूबीसीज आते हैं बाहर टिश्यू फ्लूइड में और उनसे जब लिम्फ बनता है तो वो डब्ल्यूबीसीज जाते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में। जैसे जैसे वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में गुजरते आगे चलते जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे वो इकट्ठे होते जाते हैं, वहां पे वो जमा होते जाते हैं। ठीक है ना? तो याद रखें कि कंसंट्रेटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स होंगे? आंसर है कि ब्लड में प्लेटलेट्स होंगे, बाकी दो जगहों पे प्लेटलेट्स नहीं होंगे। प्रोटीन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं। ब्लड की अगर बात करते हैं तो इसमें हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन होगी, और इसमें बेसिकली लार्ज साइज प्रोटीन्स भी होंगी और स्मॉल साइज प्रोटीन्स भी होंगी। किसमें? ब्लड के अंदर। क्या हम टिश्यू फ्लूइड की बात करें तो उसमें लार्ज साइज प्रोटीन्स होंगी? तो आंसर है नो। तो लार्ज साइज प्रोटीन नहीं होंगी, स्मॉल साइज प्रोटीन होंगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लिम्फ की,
तो लिम्फ के अंदर भी लार्ज साइज प्रोटीन नहीं होंगी, स्मॉल साइज प्रोटीन होंगी, और वो भी बहुत कम होंगी। इनफैक्ट सबसे कम लिम्फ के अंदर प्रोटीन होंगी। ठीक है ना। फैट्स की बात करते हैं, ब्लड के अंदर फैट्स नॉर्मली कम ही रहते हैं। ठीक है ना, मॉडरेट सी अमाउंट में होंगे। अगर आप खाना खाते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फैट ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली ब्लड के अंदर भी फैट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, कोलेस्ट्रोल जिसको हम कहते हैं। अगर हम टिश्यू फ्लूइड की बात करते हैं तो इसमें फैट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है। अगर हम लिम्फ की बात करते हैं तो इसमें फैट ज्यादा होता है। ठीक है ना। कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन क्या है। ब्लड के अंदर आपको पता है कि एक तो आपके सेल्स होंगे, सेल्स में तीन चीजें आ जाती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीन चीजें ब्लड के अंदर सेल्स की फॉर्म में। फिर साथ में क्या होगा, प्लाज्मा होगा, ब्लड प्लाज्मा होगा। तो सेल्स जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं और ब्लड प्लाज्मा, ये मिलके आपके पास ब्लड बनाएंगे। ठीक है ना। टिश्यू फ्लूइड क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड के अंदर आपको मैंने जो भी चीजें बताई कि ब्लड में आप आरबीसी निकाल दें, आप प्लेटलेट्स निकाल दें, आप लार्ज साइज प्रोटीन्स निकाल दें, बाकी जो कुछ भी बचता है ना वो सारा कुछ इधर एंटर कर दें। एंड सो इन द केस ऑफ लिम्फ, लिम्फ के केस में भी ये है। मेजर आइन, ये आपके लिए शायद थोड़ी सी नई बात होगी। ठीक है ना, तो इसको हम सबसे एंड पे करेंगे, इसको हम सबसे एंड पे देखते हैं कि ये क्या है। वाटर लेवल्स, याद रखें वाटर लेवल्स तीनों के अंदर हाई होंगे। ब्लड में भी हाई अमाउंट ऑफ वाटर होता है, टिश्यू फ्लूइड में भी वाटर बहुत ज्यादा होता है, और लिम्फ के अंदर भी वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, ब्लड को चलाने वाली जो चीज है उसको हम हार्ट कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड को चलाने वाली चीज यहाँ पे एक लोकल प्रेशर होता है जो कि इस टिश्यू फ्लूइड को चला रहा होता है। ठीक है। कुछ स्केलेटल मसल की मूवमेंट्स होती हैं, वो भी टिश्यू फ्लूइड को मूव करवाने में थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। लिम्फ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो स्केलेटल मसल मूवमेंट्स होती हैं वो हेल्प कर रही होती हैं। अब अगर आपने इस टेबल को गैस किया है, अगर आपने पहले इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है और आपने इस टेबल को गैस किया है, तो हम इस टेबल को जरा एक्सपोज करते हैं और हम इसको पढ़ते हैं कि लोकेशन इनसाइड द ब्लड वेसल है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बिटवीन द सेल्स है, लिम्फ की इनसाइड द लिम्फेटिक चैनल्स है। ठीक है। मेन फंक्शन हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, गैसेस है, हार्मोन्स एंड वेस्ट है। लिम्फ जो है इट बेसिकली रिटर्न्स एक्स्ट्रा फ्लूइड टू द ब्लड एंड हेल्प्स इन इम्यूनिटी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। ओरिजिन की बात करते हैं, बोन मैरो है ब्लड का ओरिजिन, ब्लड प्लाज्मा जो है वो टिश्यू फ्लूइड का ओरिजिन होता है, और लिम्फ जो है वो टिश्यू फ्लूइड से आता है। अपेरेंस की बात करते हैं, कलर जो है ब्लड का वो रेड होगा, कलरलेस होगा टिश्यू फ्लूइड, और लिम्फ की पेनस मिल्की पेनस होगी। आरबीसीज की हमने बात कर ली, डब्ल्यूबीसीज की हमने बात कर ली, प्लेटलेट्स की हमने बात कर ली। ये सारी वही चीजें हैं कि जो अभी हमने डिस्कस की हैं। ठीक है। हम यहाँ पे जो फाइनल इसके बॉक्स हैं हम उनको देख लेते हैं कि प्रोटीन कंसंट्रेशन क्या है। ब्लड के अंदर हाईएस्ट प्रोटीन कंसंट्रेशन है, हायर देन लिम्फ होगी इन केस ऑफ टिश्यू फ्लूइड, और लिम्फ में सबसे कम अमाउंट ऑफ प्रोटीन होगी। फैट की बात करते हैं तो ब्लड में भी लो है, टिश्यू फ्लूइड में तो बिल्कुल ही कम है, और लिम्फ में हाई होते हैं फैट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपके पास इंटेस्टाइन के लिम्फ पैथ होते हैं उनमें फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों है, बट वाई, इसको हम लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे जब हम लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस को पढ़ रहे होंगे। तो आपने बेसिकली लेक्चर तक इसको एंड तक इसको रखना है, हम इंशाल्लाह इसका आंसर भी करेंगे। कंपोजिशन की बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, प्लाज्मा है, यहाँ पे वाटर, शुगर, सॉल्ट, आयन, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेल वॉल प्रोडक्ट्स, ये सारी की सारी टिश्यू फ्लूइड का हिस्सा है। बाकी सारी चीजें भी आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं लिम्फ के अंदर। यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे सम प्रोटीन्स होंगी, कुछ प्रोटीन्स होंगी, और याद रखें लिम्फ के अंदर हार्मोन भी हो सकता है। ठीक है, हार्मोन भी लिम्फ के अंदर हो सकते हैं। मेजर आयन की बात करते हैं, मेजर आयन कौन सा है। बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, बाइकार्बोनेट ब्लड में ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड ये ब्लड के अंदर ज्यादा है, ब्लड में कैल्शियम भी ज्यादा होता है। जबकि टिश्यू फ्लूइड के अंदर देखा जाए तो पोटेशियम और फॉस्फेट ज्यादा होते हैं। मॉडरेट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम होता है और लो अमाउंट ऑफ सोडियम होता है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ पोटेशियम और फॉस्फेट होता है लिम्फ के अंदर, सोडियम और क्लोराइड हाई होता है। ये सारी की सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है रट्टे की बातें। ठीक है, इनमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, लिहाजा हम आगे चलते हैं। lymph lymph is a milky fluid carried by the lymphatic system in a network of vessels found in the vertebrates। vertebrates जिनकी बैकबोन होती है उनके अंदर नेटवर्क ऑफ वेजल्स होता है। बेसिकली वो नेटवर्क ऑफ वेसल एक मिल्की फ्लूइड कैरी करता है, उसको हम लिम्फ कहते हैं। वो लिम्फ कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लियर वाटर ऑफ स्प्रिंग, इसको क्लियर वाटर ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। और ये कितना होता है, याद रखें कि मैंने आपको एक अभी बात की थी, वो बात क्या थी कि 30 लीटर जो है हर रोज फ्लूइड लीक होता है, उसमें से 27 लीटर जो है
वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी फ्लूइड जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए जाता है। तो लिहाजा एक दिन में अगर हम एवरेज की बात करें तो 30 लीटर फ्लूइड अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो यही तो वॉल्यूम होगा लिम्फेटिक सिस्टम का। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फ का वॉल्यूम है वो 2 to 3 लीटर होता है, ठीक है ना। यहाँ से बेसिकली एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। एमडी कैट के अंदर हम इस तरह से चलते हैं, ठीक है। हमने बेसिकली डायरेक्टली कोई चीज नहीं पूछनी होती। यहाँ पे आप अब लिम्फ की बात करते हैं ना, तो लिम्फ के अंदर बेसिकली आपकी बुक में कहीं पे भी नहीं लिखा कि लिम्फ 2 to 3 लीटर्स है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका आंसर इस तरह से बन सकता है, ठीक है। तो लिहाजा बहुत ही गौर से आप इसको पढ़ा करें, कॉन्सेप्ट को देखा करें, ठीक है। किताबें जो हैं वो आपसे बातें कर रही होती हैं, आपने किताबों की बातों को सुनना है। किताबें आपसे क्या कहना चाह रही हैं उनको एक दफा देखना है। कंपोजिशन की बात करते हैं कि लिम्फ किन चीजों से मिलकर बनता है। इन एडिशन टू वाटर, वाटर के साथ साथ लिम्फ कंटेन सॉल्यूट्स, इसमें सॉल्यूट्स होंगे डिराइव्ड फ्रॉम टू सोर्सेज, दो सोर्सेज से, ठीक है। सब्सटेंसेस इन द प्लाज्मा एंड सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल। अब याद रखें कि ये क्या बला है। यहाँ पे हम बना लेते हैं ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के बाहर हमने यहाँ पे बना दिए सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने बना दी लिम्फेटिक कैपिलरी, ठीक है। ये हमने लिम्फेटिक कैपिलरी बना दी। याद रखें कि कुछ सब्सटेंसेस ब्लड से यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड में आए, और टिश्यू फ्लूइड से फिर यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरी में कुछ सब्सटेंसेस गए, ठीक है। जो सब्सटेंसेस लिम्फेटिक कैपिलरी में गए वो लिम्फ हो गया। अब याद रखें कि इस दौरान इस फ्लूइड के अंदर ब्लड वाली चीजें तो होंगी ही होंगी कि जो ब्लड से लीक आउट होके आई, लेकिन कुछ चीजें तो सेल वाली भी होंगी ना, जो सेल ने यहाँ बाहर फेंकी होंगी। तो वो चीजें जो कि सेल ने यहाँ पे बाहर फेंकी होंगी, वो चीजें भी बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो लिम्फ की जो भी कंपोजिशन होगी वो दो तरह से होगी, वो दो सोर्सेज से आएगी। दो चीजें होंगी जो लिम्फ को बना रही होंगी। एक वो चीजें कि जो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा का हिस्सा है, और कुछ वो चीजें भी होंगी कि जो सेल से आई होंगी, ठीक है। उनका काम बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे हो सकता है, लेकिन चूंकि लिम्फेटिक चीज उसने ये तो नहीं देखना कि लिम्फेटिक कैपिलरी ने वहां पे कैमरा लगाया हुआ है कि भाई मैंने तुम्हें आने देना है, मैंने तुम्हें नहीं आने देना। हालांकि ये चीज थोड़ी बहुत वहां पे एग्जिस्ट करती है जिसको हम थोड़ी देर में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन लिम्फेटिक कैपिलरी वहां पे मेजरली चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। जो भी उसको वहां पे मिलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि लिम्फेटिक कैपिलरी एक बड़ी कैपिलरी होती है, ठीक है। और इसमें बेसिकली कैपेसिटी होती है चीजों को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो सब्सटेंस इन द प्लाज्मा यानी कि आइंस, यानी कि न्यूट्रिएंट्स, यानी कि गैसेस, यानी कि कुछ प्रोटीन, ठीक है। ये चीजें जो हैं ये ब्लड प्लाज्मा से आई हैं, और ये लिम्फ का हिस्सा है। हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और वेस्ट प्रोडक्ट, ये चीजें सेल के अंदर बनी थी। जब ये सेल के अंदर बनी थी, इनको लिम्फेटिक कैपिलरी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और यही चीजें अब लिम्फ का हिस्सा हो गई हैं। दस लिम्फ रिजेंबल्स टू बोथ प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड। एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है, बुक्स के अंदर भी ये चीजें लिखी गई हैं कि लिम्फ जो है वो प्लाज्मा के साथ रिजेंबल करता है। याद रखिए लिम्फ प्लाज्मा से भी रिजेंबल करता है, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड से भी रिजेंबल करता है। और इस बात का सबूत कहाँ पे है, जो अभी अभी हमने ये पढ़ा है, और ये आपकी बुक की लाइंस हैं, ठीक है। आप जब किताबें पढ़ेंगे ना तो आपको ये किताबों में लाइनें मिलेंगी, आपकी आंखों के सामने ये लाइनें आएंगी, आपको तब फ्लैशबैक्स आएंगे इस लेक्चर से, ठीक है। तो लिहाजा लिम्फ जो है वो ब्लड को भी रिजेंबल करता है इन कंपोजिशन, टिश्यू फ्लूइड को भी रिजेंबल करता है इन कंपोजिशन। हाउएवर सबसे ज्यादा किसको रिजेंबल करता है, अब ये एमडी कैट का क्वेश्चन है कि दोनों को रिजेंबल करता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिजेंबल किसको करता है। तो आप अगर यहाँ पे एक शातिर स्टूडेंट है, एक ऐसे स्टूडेंट है कि जो कंसेप्चुअली चलता है, लॉजिकली चलता है, तो आपको पता होगा लिम्फ किस चीज से बना था। लो जी, लिम्फ बना था आपके पास टिश्यू फ्लूइड से। तो लिहाजा सबसे ज्यादा जो रिजेंबलेंस होगी वो टिश्यू फ्लूइड के साथ होगी, क्योंकि वो बना ही उस चीज से है, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पे बात हो गई। एक छोटी सी चीज जो है वो यहाँ पे हमने रखी हुई है, दैट इज लिम्फ इज अ फ्लूइड। ये चाचा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाइनीज चाचा, चाइनीज चाचा। ये आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं लिम्फ इज अ फ्लूइड इन ट्रांजिट बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड। ब्लड के दरमियान और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान फुफ्फो का काम किसने करना है, लिम्फ ने करना है। और लिम्फ इस सबसे ज्यादा किससे रिलेट करती है, सबसे ज्यादा ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से रिलेट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, चूंकि हमने लिम्फ पढ़ लिया है, हमने एक कंपोनेंट पढ़ लिया है, हमने सबसे पहले सर्कुलेटिंग फ्लूइड पढ़ा है। अब हम चैनल्स को पढ़ने जा रहे हैं कि लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो आपने इस पिक्चर को देखना है, इस पिक्चर से ये सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। इससे पहले कि हम यहाँ पे इस पिक्चर की बात करें, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। वो क्वेश्चन है
ऐसी कौन सी चीज है जो कि आसमान में उड़ती है? ऐसी कौन सी चीज है जो कि आसमान में उड़ती है और वो बच्चे भी पैदा करती है? तो अगर का आपका आंसर जो है वो परिंदे हैं, तो आपका आंसर गलत है। मैं एयर हॉस्टेस की बात कर रहा हूँ, कि जो चीज आसमान में उड़ती भी है और बच्चे भी पैदा करती है। ठीक है। अब ये बहुत ही एक फजूल सा जोक था जो कि मैंने आपको समझाया। याद रखें ये दोनों आंसर ठीक है। ठीक है। दोनों डिफरेंट आंसर्स हैं, लेकिन हम बेसिकली इनको सेम क्वेश्चन से अखज करते हैं, सेम क्वेश्चन से हम इनको डिराइव कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। परिंदे भी अपनी जगह ठीक है, एयर हॉस्टेस भी अपनी जगह ठीक है। इसी तरह से लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेजल, ये दो चीजें होती हैं। इनको हम अक्सर सेम सेम कहते हैं, सेम सेम पढ़ते हैं। मैंने अगर लिम्फ कैपिलरी कहनी होती है, मैं लिम्फ वेजल कह देता हूँ। मैंने लिम्फ वेजल कहना होता है, मैंने लिम्फ कैपिलरी में कह देता हूँ। लेकिन याद रखें ये टेक्निकली गलत है, इट इज रॉन्ग। लिम्फ कैपिलरी एक अलग चीज है, लिम्फ वेजल एक अलग चीज है। तो लिम्फ वेजल क्या है और लिम्फ कैपिलरी क्या है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इस टिश्यू की तस्वीर को देखें कि आपके पास यहाँ पे एक तरफ आर्टरी है, दूसरी तरफ वेन है, दरमियान में ये जो जाल है ये कैपिलरीज का जाल है। ठीक है। और कैपिलरीज के लेवल पे एक्सचेंज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टुनिका इंटीमा होती है। अब याद रखें कि ये फ्लूइड कैपिलरी से बाहर आ रहा है, जिनको ब्लैक एरो से शो किया गया, और इस फ्लूइड को ये ग्रीन कलर की लिम्फेटिक कैपिलरी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। अब इस पिक्चर से हम इसके अलावा क्या क्या पता चला सकते हैं? हम ये पता चला सकते हैं कि लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज एक दूसरे के पैरेलल पड़ी होती हैं, एक दूसरे के साथ साथ पड़ी होती हैं। ठीक हो गया। फिर हम ये बात कर सकते हैं कि जो टिश्यू फ्लूइड ब्लड कैपिलरी से लीक आउट होके बाहर आता है, वो लिम्फ कैपिलरीज पिक कर लेती हैं। ये बात भी सही है, हम अपनी अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं ना भाई। फिर हम यहाँ पे एक बात कर सकते हैं इनके शेप के बारे में। ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे आप देखें कि इनके दो किनारे हैं और दोनों तरफ से ये कैपिलरीज ओपन होती हैं। यानी एक तरफ से ये आर्टरी के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, दूसरी तरफ ये वेन्स के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। जबकि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो ब्लाइंड है और उनका किनारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे खत्म हो रहा है। ठीक है। तो लिम्फ कैपिलरीज एक तरफ से ओपन होती हैं, एक तरफ से ब्लाइंड होती हैं। हमने इस पिक्चर से इतनी चीजें निकाल ली। क्या हम कुछ और भी निकाल सकते हैं? यस। वो क्या है कि ये लिम्फ कैपिलरीज आपस में मिलती हैं, ये आपस में ज्वाइन करती हैं, और इनके ज्वाइन करने से नेटवर्क बनता है। और नेटवर्क बनने के बाद एक बड़ी कैपिलरी बनती है, जिसको उसने यहाँ पे लिम्फ डक्ट कहा हुआ है। तो देखिए इस छोटी सी पिक्चर से हमने कितनी चीजें निकाल ली। आइए हम अगली पिक्चर की तरफ चलते हैं। इसको देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लिम्फ कैपिलरी शो की हुई है उन्होंने। इस लिम्फ कैपिलरी को टिश्यू के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सेल्स हैं यहाँ पे, सेल्स के गिर्द फ्लूइड है, फ्लूइड को चमकता हुआ दिखाया हुआ है। ये फ्लूइड इस लिम्फ कैपिलरी में जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज नेटवर्क बनाएंगी। ये रेड कलर से नेटवर्क शो किया। लिम्फ कैपिलरीज नेटवर्क बनाने के बाद लिम्फेटिक वेजल्स बनाएंगी, एक दूसरे से जुड़ने के बाद लिम्फेटिक वेजल्स बनाएंगी। लिम्फेटिक वेजल्स आपस में जुड़ने के बाद लिम्फेटिक ट्रंक्स बनाएंगी। उन लिम्फेटिक वेजल्स और उन लिम्फेटिक ट्रंक्स के रास्ते में कहीं कहीं पे कुछ मासेस होंगे, कुछ छोटे छोटे तिनके होंगे, कुछ दाने होंगे, कुछ बीड्स होंगे, जिनको हम लिम्फ नोड्स कहेंगे। अल्टीमेटली ये लिम्फेटिक ट्रंक्स जो हैं ये कन्वर्ज हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी किसी एक बड़ी ट्यूब पे। उस बड़ी ट्यूब को क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि थोरैसिक डक्ट। और वो थोरैसिक डक्ट कहाँ पे ड्रेन कर रही है? वेन के अंदर। और वेन क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का, सीवीएस का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने ब्लड से आया हुआ फ्लूइड ब्लड में भेज दिया। ठीक है। कैपिलरीज के लेवल पे जो फ्लूइड लीक हुआ, वेन्स के लेवल पे रिटर्न किया गया। इस चीज को आपने याद रखना है। तो ये बड़ी ही एक कमाल की पिक्चर थी जो कि मैंने आपसे शेयर की है, ठीक है ना, ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि बेसिकली कैसे चीजें चल रही हैं। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से एक पिक्चर है कि एक तरफ आपको लेफ्ट साइड पे ब्लड कैपिलरी नजर आ रही है, दूसरी तरफ आपको लिम्फेटिक कैपिलरी नजर आ रही है। ब्लड कैपिलरी में सिंगल लेयर ऑफ सेल है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है।
लिम्फेटिक कैपिलरी में भी सिंगल लेयर ऑफ सेल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ब्लड कैपिलरी के ऊपर आप ये येलो कलर की जो चीज देख रहे हैं, ये क्या है? तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जिस तरह से आप एक बिजली की तार देखते हैं और उसके ऊपर बेसिकली प्लास्टिक की कोटिंग हुई होती है, इसी तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन कोटिंग करके इन सेल्स को सपोर्ट दिए हुए है। अब याद रखें कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इन ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट होगी, जबकि लिम्फेटिक कैपिलरीज में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही, और इसकी सपोर्ट के लिए ये फिलामेंट्स लगे हुए हैं। ये फिलामेंट्स कहाँ पे कनेक्टेड होंगे? ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स के साथ इनका कनेक्शन होगा, और लिम्फेटिक कैपिलरीज इस तरह से सपोर्टेड होंगी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी आपको नजर आ रहा है, और ये ब्लड वेसल आपको खाली नजर आ रही है, जबकि लिम्फेटिक वेसल के अंदर आपको वॉल्व नजर आ रहा है, ठीक है। ये वॉल्व क्या करेगी? याद रखें, इसको हम कहते हैं कि ये सेमी ल्यूनर वॉल्व है। सेमी ल्यूनर वॉल्व है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक लिम्फ कैपिलरी बनाऊं और उसके अंदर वॉल्व बनाऊं, तो ये सेमी ल्यूनर वॉल्व की शक्ल है। और इनको अगर आप गौर से देखें तो ये एक चांद की तरह नजर आती है, ठीक है ना। सेमी ल्यूनर, हाफ मून। इनका काम क्या होता है कि ये लिम्फ को बैक फ्लो नहीं होने देती, ठीक है। लिम्फ का बैक फ्लो प्रिवेंट करती हैं। इनको हम आगे देख लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कि हम एक और पिक्चर देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ आर्टीरियल एंड है, एक तरफ वीनस एंड है, दरमियान में कैपिलरीज हैं, उसमें लिम्फ कैपिलरीज भी पड़ी हुई हैं, उसमें ब्लड कैपिलरीज भी पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स के दरमियान से फ्लूइड एंटर हो रहा है इनसाइड द ल्यूमन ऑफ द लिम्फ कैपिलरी के ल्यूमन में। और यहाँ पे इस ब्लू कलर में मैं शो कर रहा हूँ, ये चीज जो है, ये है वॉल्व, कि जो इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगी, ठीक है। बैक फ्लो क्यों हमने प्रिवेंट करना है? क्योंकि हमारे पास कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है, लिहाजा लिम्फ जितना भी है, बेसिकली लिम्फ जो होता है ना, इसकी डायरेक्शन होती है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है। यानी सारा का सारा लिम्फ जो होता है उसने एक स्पेसिफिक जगह पे जाना होता है। ब्लड जो फ्रीली मूव करता है, लिम्फ उस तरह से मूव नहीं करता, जिसको हम आगे थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ब्लड कैपिलरी की बात करें तो डेफिनेशन है कि ब्लड कैपिलरी आपके पास एक ट्यूब होगी जो कि दोनों तरफ से ओपन होगी, जबकि लिम्फ कैपिलरी एक ऐसी ट्यूब होगी जो कि एक तरफ से ओपन होगी और दूसरी तरफ से क्लोज्ड होगी। इतनी सी बात समझ आती है। लोकेशन, ब्लड कैपिलरीज भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगी, लिम्फेटिक कैपिलरीज भी बॉडी में प्रेजेंट होगी टिश्यूज के दरमियान। ईज ऑफ लोकेटिंग, किसको आप आसानी से लोकेट कर सकते हो? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जिसका रंग होगा, जिसका कलर होगा, उसको हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं। ब्लड कैपिलरी में आरबीसीज हैं, तो क्या ब्लड कैपिलरीज का कलर होगा? यस होगा। कौन सा कलर होगा? रेड कलर होगा, लड़कियों वाला। लिहाजा हम इजीली ब्लड कैपिलरी को लोकेट कर सकते हैं। क्या हम लिम्फ कैपिलरी को लोकेट कर सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट ही नहीं है। फ्री एंड किसके पास होगा? याद रखें, ब्लड कैपिलरी के दोनों एंड्स फ्री होंगे, लिम्फ कैपिलरी का एक एंड क्लोज होगा और एक एंड फ्री होगा। कंपैरेटिव विथ, दोनों में से मोटी कौन सी होगी? कौन सी ऐसी कैपिलरी होगी कि जो थोड़ी सी मोटी होगी? याद रखें कि ब्लड कैपिलरीज का डायामीटर छोटा होता है और लिम्फ कैपिलरीज का डायामीटर बड़ा होता है, ये थोड़ी सी मोटी होती हैं, ठीक है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है अभी हम देखते हैं। याद रखिए कि जब आपके पास, इसको हम पिक्चर में देख लेते हैं, बल्कि ये देखें। अब इस पिक्चर के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि लिम्फ कैपिलरीज उन्होंने कितनी बड़ी दिखाई हुई है, ठीक है, और ब्लड कैपिलरी उन्होंने छोटी सी दिखाई हुई है, ठीक है ना। इसकी क्या रीजन है? याद रखें कि ये जो सेल्स है ना, इन सेल्स के दरमियान ये जो छोटी छोटी आपको कनेक्शन सी नजर आ रही हैं, इनको हम कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है ना। बेसिकली सेल के बाहर वाली स्पेस को भी कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, और इसको भी हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ये सेल्स के दरमियान खाली जगह है, यहाँ से ही मटेरियल्स लीक आउट होकर बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये अगर ल्यूमन है, जहां पे मैंने स्टार बनाया ये ल्यूमन है, और जहां पे मैंने स्क्वायर बनाया ये बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो ये जो इंटरसेलुलर कनेक्शंस है ना, यहाँ से ही ये चीज बाहर की तरफ मूव करके आएगी। अब ये लिम्फ कैपिलरी बड़ी है, इसने चूंकि चीजों को एब्जॉर्ब करना है, तो यहाँ पे हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये कुछ चीजों को अब्जॉर्ब करे और कुछ को ना करे। ब्लड कैपिलरीज के केस में हम ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं कि कुछ चीजें मूव कर जाती हैं उस कैपिलरी के अक्रॉस, यानी कि प्रोटीन्स हैं वो मूव नहीं करती हैं, आरबीसीज मूव नहीं करते, ग्लूकोज मूव कर जाती है, अमीनो एसिड्स मूव कर जाती हैं, वाटर मूव कर जाता है, गैसेज मूव कर जाती हैं। तो कुछ चीजें मूव करती हैं, कुछ चीजें मूव नहीं करती,
ठीक है। अब याद रखें कि यहाँ पे लिम्फ कैपिलरी, चूंकि इसने एक्स्ट्रा फ्लूइड को इकट्ठा करना है, इसने ऐसे फ्लूइड को इकट्ठा करना है कि जो वहां पे इकट्ठा हो रहा है, जो वहां पे जमा हो रहा है, अगर उसको ना निकाला गया, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिया गया, तो उन मॉलिक्यूल्स ने वहां पे इकट्ठे हो जाना है। उन मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए ये कैपिलरीज थोड़ी सी बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से सेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, फासला होता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। यानी आपने दो कमरे बनाए, दो कमरे बिल्कुल साथ साथ बना दिए, इस तरह की कंडीशन होती है ब्लड कैपिलरी के केस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिम्फ कैपिलरी के केस में, तो दो कमरे होंगे, वो साथ साथ होंगे, लेकिन उनके दरमियान में अगर दीवारों की बात की जाए तो एक कमरे की अपनी दीवार होगी, दूसरे कमरे की अपनी दीवार होगी, दरमियान में खाली जगह होगी। जबकि ब्लड कैपिलरी के केस में दो कमरे हैं और उनकी एक कॉमन दीवार होगी जिसने उनको पार्टीशन की होगी। समझ आ गई है? यानी टाइटली लिंक्ड होंगे सेल्स वहां पे ब्लड कैपिलरी के केस में। लिम्फ कैपिलरी के केस में सेल्स टाइटली लिंक नहीं होते, सेल लूजली लिंक होते हैं, ताकि चीजों का वहां पे जो एक्सचेंज है, वो जो मोशन है, जो कि एब्जॉर्ब वहां पे हो रही है चीजें, वो इजिली हो सके। ठीक है ना? तो डायमीटर की बात करते हैं, तो ब्लड कैपिलरी जो है इसका डायमीटर कम होगा, लिम्फ कैपिलरी का डायमीटर ज्यादा होगा। फंक्शन की बात करते हैं, तो इसने ब्लड को मूव करना है, इसने लिम्फ को मूव करना है। प्रेशर की बात करते हैं, तो आपको पता है कि पंपिंग ऑर्गन किसमें होता है, किस सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में या सीवीएस में? लिम्फेटिक सिस्टम में पंपिंग ऑर्गन नहीं होता, लिहाजा यहाँ पे प्रेशर लो होगा, जबकि ब्लड कैपिलरी में प्रेशर हाई होगा। टिश्यू फ्लूइड की बात करते हैं, तो टिश्यू फ्लूइड बेसिकली किस में प्रेजेंट होगा, तो वो लिम्फ में प्रेजेंट होगा, लिम्फेटिक वेसल में। ब्लड कैपिलरी में वो नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसको हम बेसिकली प्लाज्मा कहते हैं। तो बाकी चीजें जो है उसको हम देख लेते हैं। ये देखें, ब्लड कैपिलरी स्मॉल पेटेंट ट्यूब, पेटेंट का मतलब होता है दोनों तरफ से खुली हुई है, दोनों तरफ से ओपन है, दैट अकर्स इन ऑल द ऑर्गन्स। लिम्फ कैपिलरी स्मॉल ब्लाइंड एंड ट्यूब दैट अकर इन ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यू ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। ठीक है ना? अब यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट कहा है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें ही आपको बताती हैं कि आपने किस तरह से परफॉर्म करना है एमडी कैट में। एमडी कैट में ये हल्के हल्के पॉइंट्स ही होते हैं जो कि बड़े बड़े एमसीक्यूज बन जाते हैं। एक तरफ लिखा है ऑल ऑर्गन्स परफेक्शन के साथ, एक तरफ लिखा है ऑलमोस्ट ऑल दी ऑर्गन्स। इसका मतलब है कुछ एक्सेप्शन भी होगी, कुछ एक्सेप्शन भी होगी कि जहां लिम्फेटिक कैपिलरीज एग्जिस्ट नहीं करती। और वो एक्सेप्शन कौन सी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि वहां पे सीएसएफ होता है जो कि लिम्फ का रोल प्ले कर रहा होता है, तो हमें लिम्फ की जरूरत नहीं है उधर। फिर दूसरी कौन सी जगह है? कॉर्निया ऑफ द आई, आंखों के अंदर एक लेयर होती है, उसको कॉर्निया कहते हैं, वहां पे भी लिम्फेटिक वेजल्स नहीं होती। फिर हम बात करते हैं एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, स्किन की एपिडर्मिस के अंदर भी लिम्फेटिक कैपिलरीज नहीं होती। फिर हम बात करते हैं प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा में भी लिम्फेटिक कैपिलरीज नहीं होती। एंड देन हम लास्ट पे बात करते हैं बोन मैरो की। याद रखें, बोन मैरो खुद एक लिम्फेटिक टिश्यू है, बोन मैरो खुद एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, लेकिन बोन मैरो के अंदर लिम्फ वेजल्स नहीं होती। ये चीज याद रखना, यहाँ पे एग्जामिनर बच्चों को पिक करता है। ठीक है, इस चीज को आपने नहीं भूलना। अच्छा जी, लोकेशन की बात करते हैं, तो प्रेजेंट बिटवीन द आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स ब्लड कैपिलरी, जबकि लिम्फेटिक कैपिलरी बिगिन ब्लाइंडली इन द टिश्यू स्पेस। ठीक है, ईज ऑफ लोकेटिंग, रेड इन कलर है तो इजीली लोकेट हो जाती है, ये इजीली लोकेट नहीं होती। फ्री एंड, ब्लड कैपिलरी का कोई फ्री एंड नहीं होता, जबकि लिम्फ कैपिलरी का एक फ्री एंड होता है और एक ब्लाइंड एंड होता है। ठीक है, फ्री एंड को ही बेसिकली ब्लाइंड एंड यहाँ पे कहा गया है। ठीक है ना? तो थोड़ी सी इंग्लिश जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, कॉन्सेप्ट वही है। कंपेरेटिव विथ जो है दे आर नैरोअर, ब्लड कैपिलरीज जो है वो नैरो होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज वाइड होती हैं। डायामीटर जो है ब्लड कैपिलरीज का यूनिफॉर्म होता है, लिम्फ कैपिलरीज का नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि किसी जगह पे ये पतली होगी, किसी जगह पे मोटी होगी, जबकि ब्लड कैपिलरी जो होगी वो हर जगह पे उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस होगी, डायमीटर उसका सेम होगा। फंक्शन क्या है? कैरी द रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम द आर्टेरियोल्स टू द वेन्यूल्स। जबकि लिम्फेटिक कैपिलरीज की बात करते हैं, तो कैरी लिम्फ रिसीव्ड फ्रॉम द टिश्यू स्पेसिस टू द लिम्फेटिक वेसल्स। अब यहाँ पे बड़ी मजे की बात है, वो ही है कि छोटी छोटी बातें हैं, खामोशियां, तेरी मेरी खामोशियां। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें क्या बताती हैं कि लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ वेसल्स की तरफ लिम्फ लेके जा रही हैं, यानी कि दोनों अलग चीजें हैं, दोनों सेम चीजें नहीं हैं। अगर दोनों सेम चीजें होती तो हम दोनों को इस तरह से डिफ्रेंशिएट ना करते। ठीक है ना? लेकिन हम इंटरचेंजेबली इनके वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, वो एक अलग बात है।
आगे चलते हैं प्रेशर की। तो ब्लड के अंदर हाई प्रेशर होता है, लिम्फ के अंदर लो प्रेशर होता है। टिश्यू फ्लूइड प्रोवाइड करना किसका काम है? ब्लड का, जबकि उसको एब्जॉर्ब करना किसका काम है? लिम्फ कैपिलरीज का। कैसे? इंटरस्टिशियल प्रेशर के जरिए। यानी कि आपके पास कोई भी फ्लूइड है वो बाहर आता है, इंटरसेलुलर स्पेस में इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। एक वक्त आएगा कि वहां पे फ्लूइड का प्रेशर जनरेट हो जाएगा। जब वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर पड़े हुए लिम्फ के प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगी और आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो सीधा सोकअप हो जाएगा, एब्जॉर्ब अप हो जाएगा, सकअप हो जाएगा किसमें? लिम्फ कैपिलरी में। वॉल थिकनेस की बात की जाए तो यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल है, दूसरी तरफ भी सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल है, लेकिन वो लूजली प्लेस्ड सेल्स हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्लड कैपिलरी में होगी, लिम्फ कैपिलरी में नहीं होगी। अगर कहीं पे है तो वो डिसकंटिन्यूस होगी, अच्छी तरह से नहीं होगी, लेकिन आपने प्रेफर करना है एब्सेंट अपने एमडी कैट के लिए। ये चीज आपने याद रखनी है। परमिबिलिटी की बात करते हैं तो परमिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जब ये हमने बात की है कि भाई आपके पास थिकनेस किसकी ज्यादा, डायमीटर किसका ज्यादा है और इंटरसेलुलर स्पेसेस किसमें वाइड है, तो वो लिम्फ कैपिलरी की बात है, तो परमिबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, चीजें आसानी से इसके पास आर पार गुजर सकती हैं। डब्ल्यूबीसी कहाँ प्रेजेंट होंगे? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे, लिम्फ के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली लिम्फोसाइट्स ज्यादा अमाउंट में होते हैं, साथ ही साथ मैक्रोफेजिस भी होते हैं। ठीक है, तो बी और टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजिस ये मेनली लिम्फ का हिस्सा होते हैं। इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ज्यादातर इसका हिस्सा नहीं होते। ठीक है, बेसोफिल्स वगैरह भी। वॉल्व्स की बात करते हैं तो ब्लड कैपिलरीज में वॉल्व नहीं होती, लिम्फ कैपिलरी में वॉल्व होती हैं। उसकी रीजन ये है कि कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता, लिहाजा लिम्फ जो है उसका इकट्ठा होने का या बैकफ्लो करने का एक खर्चा होता है, लिहाजा लिम्फ कैपिलरीज के अंदर वॉल्व होंगी, वो वॉल्व प्रिवेंट करेंगी कि बैकफ्लो हो जाए। ठीक है ना। और ये वॉल्व की प्रेजेंस से एक बीडेड अपीयरेंस नजर आती है। बीडेड अपीयरेंस कैसी होगी? इस तरह से। ठीक है, ये जो मैं साइड पे शो कर रहा हूँ, तो ये होगी इसकी बीडेड अपीयरेंस। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है स्मॉलर किसकी होंगी? स्मॉलर होंगी ब्लड कैपिलरीज की और लार्जर होंगी लिम्फ कैपिलरीज की। जब मैं अपने एमडी कैट के टाइम पे था ना, जब मुझे चीजें नहीं थी आती, जब मैं बिल्कुल ही एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मैं इन इंटरसेलुलर स्पेसेस को पता क्या समझता था? जो सेल के बाहर है, जो टिश्यू फ्लूइड है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, मैं उसको समझता था। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे दो सेल बनाता हूँ ना, ये मैंने एक सेल बनाया, ये मैंने दूसरा सेल बनाया, ये दोनों ब्लू के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाली जो जगह है ना, ये उसने बात की हुई है यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इस जगह को उसने कहा हुआ है। जबकि मैं इसको समझता था कि अगर हम यहाँ पे ये ट्यूब बनाते हैं, तो मैं समझता था कि ये जो बाहर ये वाली जगह है ना, इनको मैं समझता था। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी अपनी लर्निंग लेवल पे हो। ठीक है ना। आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता। देयर इज नो स्टूपिड क्वेश्चन। आप क्वेश्चनिंग किया करो, पूछा करो, हाउ एंड व्हाई इट इज देयर, और आपको आपके टीचर्स आपको फिर आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इस पिक्चर को आप दोबारा देखें, क्या आपको फ्लैशबैक आया? ये पिक्चर क्या अब आपको भूलेगी? उम्मीद है कि आपको नहीं भूलनी चाहिए। लिम्फ कैपिलरीज इन द विलाई ऑफ इंटेस्टाइन आर कॉल्ड लैक्टियल्स। तो एक स्पेशल एग्जांपल है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं उनको हम लैक्टियल्स कहते हैं। ठीक है, lymph capillaries join to form larger and larger lymph vessels and ultimately form the thoracic lymphatic duct। अब ये क्या बला है, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं।